हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक शानदार इंसान की एक नाकाबिल यकीन, मुतासिर कुन, सच्ची कहानी देखने जा रहे हैं जिसे कभी इस मुआशरे ने नाबीना कहा था। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए इसकी खूबसूरती को देखते हैं। शुरू में वो एक गांव दिखाते हैं। वहाँ एक आदमी काम करता है। इसके आसपास के लोग इसे बताते हैं कि इसकी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है। वो खुश है। पहले वो शराब की दुकान पर जाता है। आमतौर पर वो 1/4 बोतल खरीदता है, लेकिन खुशी से भरा हुआ वो पूरी बोतल खरीदता है और खुशी से गांव में चलाता है। मुझे एक लड़का बच्चा मिला है। मुझे एक लड़का बच्चा मिला है। जब वो घर पहुंचता है तो सब उदास होते हैं। इसकी बीवी बच्चे के पास रो रही है। वो खुशी से बच्चे को पकड़ता है और चलाता है। मुझे एक लड़का बच्चा मिला है। एक बूढ़ी औरत कहती है कि इस बच्चे को साफ देखो। जब वो बच्चे को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि बच्चा अंधा है। इस रात वो उदासी से भरा हुआ फिर पीता है। इसके आसपास हर कोई रहम के कत्ल का मशवरा देता है। जब उसकी बीवी सो रही होती है तो वो बच्चे को ले जाता है और इसे दफन करने के लिए अपनी जमीन में गड्ढा खोदने लगता है। इसी दौरान उसकी बीवी रोती है और उसके पास भागती हुई इल्तिजा करती है, मैं तुम्हें एक सेहतमंद बच्चा दूंगी। इस बच्चे को छोड़ दो, किसी तरह मैं उसकी परवरिश करूंगा। इसे मत मारो। ये गलती करके सबसे बड़ा गुनाहगार ना बनूं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और परेशानी हुई। वो अपने बच्चे से भी प्यार करता है और चूंकि इसके आसपास के लोगों ने उसे इस खौफनाक फेल की तरफ धकेल दिया था, इसलिए वो समझता है कि ये एक नाकाबिल मुआफी गुनाह होगा। इसके बाद बच्चा बढ़कर लड़का बन जाता है। इस वक्त एक और बच्चा पैदा होता है, एक सेहतमंद बच्चा बगैर किसी कमी के। जबकि दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं, नाबीना लड़का भी जाना चाहता है। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। नाबीना होने के बावजूद वो सबक सुनकर ही सब कुछ हिफ्ज कर लेता है। उस्ताद जब सवाल पूछता है तो वही सही जवाब देता है। ये देखकर उस्ताद दूसरे तलबा से कहता है, अगर आप नाबीना नहीं हैं तो भी आप अपने मौके ज़ाय कर रहे हैं। वो बेहतरीन है। मैगियश नामी लड़का गुस्से में आता है और इसे क्रिकेट खेलने की दावत देता है। वो खुशी से चला जाता है, लेकिन मैगियश उसे तंग करता है और कहता है, तुम पढ़कर क्या करने जा रहे हो? वैसे भी तुम भिखारी बन जाओगे, और फिर इसे मारता है। अब इसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो फरारा लड़ना। इसका भाई पहले ही भाग चुका है, लेकिन वो उनसे इस वक्त तक लड़ता रहता है जब तक कि उस्ताद आकर उन्हें अलग ना कर दे। जब इसका बाप उसे घर ले जाता है तो बाप पूछता है, तुम्हारा भाई इस परेशानी से भागा था, तुम भाग क्यों नहीं गए? वो जवाब देता है, अब्बा अब क्या कह रहे हैं? मैं अंधा हूँ, देखे बगैर मैं कैसे भाग सकता हूँ? मेरे पास भागने और भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो भी मेरे खिलाफ हो इससे लड़ो। और अब वो इस सच्ची कहानी की फिल्म का टाइटल दिखाते हैं। ये श्रीकांत, वो हमारा नाबीना हीरो है। वो माजरत, हमारे शानदार हीरो का नाम। अब एक शख्स ने श्रीकांत के वालिद को बताया कि नाबीना बच्चों के लिए एक खुसूसी स्कूल है। इसका बाप उसे वहां दाखिल कराता है। पहले दिन अमले का एक रुकन से अंदर जाने में मदद करता है। एक सीनियर तालिब इल्म ने पूछा, क्या आप आधे अंधे हैं या मुकम्मल नाबीना? श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं मुकम्मल तौर पर अंधा हूँ। सीनियर मुस्कुराया और कहता है, मैं भी मुकम्मल तौर पर नाबीना हूँ, फिक्र मत करो। थरीसा नाम की एक टीचर है जो श्रीकांत को बहुत पसंद करती है और अपने बारे में कुछ खास महसूस करती है। वो उसे सिखाती है कि नाबीना अफराद के लिए खुसूसी किताबें कैसे पढ़ें। एक दिन वो इसके रास्ते में पाखाना रख देती है। श्रीकांत इससे टकरा जाता है और पूछता है, ये यहाँ किसने रखा है? थरीसा सुकून से कहती है, आपकी जिंदगी में बहुत सी रुकावटें होंगी, आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है, इसके लिए आपको कुछ चाहिए। वो इसे चलने वाली छुरी देती है। वक्त गुजरता है और श्रीकांत बूढ़ा होता जाता है। वो अब 10वीं जमात में पढ़ रहा है। वो खुशी खुशी एक ग्रुप फोटो खींचते हैं।
श्रीकांत को क्रिकेट में भी दिलचस्पी है। वो ब्लाइंड क्रिकेट की मशक करता है और खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखता है। वो अपने इम्तिहानात मुकम्मल करता है और अपने स्कूल में टॉपर बन जाता है। पुरजोश होकर वो अपने वालिदैन को फोन करता है और कहता है, मैं अपने स्कूल में पहले आया हूँ। इसके बाद मैं साइंस ग्रुप लेने जा रहा हूँ। किस दिन स्कूल में जश्न है। तकरीब के लिए इंतजामिया सरमायाकारों को मदऊ करती है। उन्होंने ऐलान किया कि टॉप तालिब इल्म श्रीकांत शुक्रिया तकरीर करेगा। श्रीकांत माइक्रोफोन के पास आता है और कहता है, हमारी पढ़ाई के लिए फंड्स फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ आधा शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ जनाब, क्योंकि आधी रकम प्रिंसिपल और इंतजामिया ने ली है। आपको सिर्फ आधा शुक्रिया मिलना चाहिए जनाब। अब हमें अच्छा खाना खाने के लिए फंड देते हैं, लेकिन आधे दिन हम चिकन पकाते हैं, लेकिन आखिर में सब्जी खोर खाना खाते हैं। ये सुनकर टीचर थरीसा को बुरा लगा, क्योंकि वो जानती हैं कि इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तमाम बच्चे जोर से तालियां बजाते और खुश होते हैं। डरते डरते इंतजामिया ने इसे ये कहते हुए बाहर फेंक दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि स्टेज पर ये कहने की, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भिखारी बन जाओगे, अब निकल जाओ। अफसोस की बात है कि जब वो चला जाता है तो अमले का एक रुकन आता है और उसने इसकी वॉकिंग स्टिक छीन ली और कहा, यह भी स्कूल का है। लाठी के बगैर श्रीकांत को चलने के लिए जिदोजहद करना पड़ती है। इसी दौरान किसी ने थरीसा को इत्तला दी कि इंतजामिया ने श्रीकांत को निकाल दिया है। सड़क पर श्रीकांत ट्रैफिक में ठोकर खाता है। गाड़ियों ने इसे ठुकर मारी और वो नीचे गिर गया। एक कार तकरीबन इसके ऊपर से गुजरती है। ड्राइवर चलाता है, क्या तुम अंधे हो? श्रीकांत ने जवाब दिया, हाँ। गाड़ी में मौजूद खातून ने इसे कुछ रकम बतौर खैरात दी। तभी थरीसा वहां पहुंची और इसे रोते हुए देखती है। वो कहता है, उन्होंने मुझे भिखारी के तौर पर पैसे दिए। बाद में यह खबर उसके वालिदैन तक पहुंचती है कि उसे निकाल दिया गया है। थरीसा कहती है, कोई मसला नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी, मैं इसे खुद सिखाऊंगी। चूंकि इसकी पढ़ाई नामुकम्मल थी, थरीसा निसाबी किताबों को टेप पर रिकॉर्ड करती है और इसे देती है। अपनी बेहतरीन सुनने की महारत के साथ उसने 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। ताहम कुछ तलबा जिन्होंने 70% नंबर हासिल किए, उन्हें सिर्फ आर्ट्स ग्रुप में दाखिला लेने की इजाजत है, जबकि श्रीकांत साइंस लेना चाहते हैं। जब वो साइंस लेने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो थरीसा ने अफसोस के साथ इससे कहा, आपको आर्ट्स ग्रुप का इंतखाब करना पड़ेगा। वो पूछते हैं, क्यों उस्ताद? इसके पास पहले ही काफी नंबर हैं। थरीसा बताती हैं, हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में एक उसूल है कि नाबीना तलबा साइंस ग्रुप नहीं ले सकते। वो इसे कायल करने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीकांत इनकार करते हैं और कहते हैं, अगर ऐसे कवानीन हैं तो हम अदालत जाएंगे। इसके बाद वो एक वकील से मिलते हैं और कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं। वकील हैरान रह जाता है, लेकिन उनका एतमाद देखकर वो मुकदमा दायर कर देता है। अदालत में मुखालिफ वकील का कहना है कि ये केस अदालत के वक्त का ज़िया है। इसके बाद श्रीकांत खड़ा होता है और जज से पूछता है, सर आप क्या पढ़कर बनना चाहते थे? जज ने जवाब दिया, मैं कानून पढ़ना चाहता था और जज बनना चाहता था, इसलिए मैंने कानून की तालीम हासिल की। श्रीकांत पूछता है, लेकिन जनाब, डॉक्टर और पुलिस जैसे बेहतर कमाने वाले पेशे अपने कानून का इंतखाब क्यों किया? जज कहता है, क्योंकि मुझे कानून पसंद था। श्रीकांत जवाब देते हैं, इसी तरह मुझे साइंस पसंद है। तो हुकूमत और स्कूल ये कैसे तय कर सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? जज मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि स्कूल के प्रिंसिपल को अगली समाअत पर पेश किया जाए। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी अदालत में आते हैं। वो कहते हैं, हमारे स्कूल में हजारों तालिब इल्म पढ़ते हैं। इन हजारों के लिए हम वही किताबें इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ एक तालिब इल्म के लिए नाबीना किताब में खुसूसी निसाब कैसे बना सकते हैं? मजीद ये कि इसे पढ़ाना मुश्किल होगा और हमारे पास फीसद कम हो सकते हैं। ये सुनकर थरीसा गुस्से में आ गई और कहती है, इसे रोको।
आपके स्कूल का पास फीसद पहले ही सिर्फ 50% है। इस तालिब इल्म को एक मौका दो, वो जरूर टॉपर बनेगा। प्रिंसिपल दलील देते हैं, फिर भी ये नामुमकिन है, वो इसे नहीं बना सकता। श्रीकांत ने एतमाद से जवाब दिया, मैं ये कर सकता हूँ। अचानक प्रिंसिपल ने इसे 11वीं जमात की निसाबी किताब दी और कहा, फिर ये पढ़ो। पूरी अदालत खामोश है। हर कोई सोचता है कि एक नाबीना शख्स आम किताब कैसे पढ़ सकता है। इस वक्त थरीसा बरेल की एक खुसूसी किताब निकालती है। वो बताती हैं कि ये किताब कागज में छोटे सुराख करके अल्फाज बनाने के लिए बनाई गई है। उन्हें छूने से नाबीना तालिब इल्म पढ़ सकते हैं। श्रीकांत बरेल किताब प्रिंसिपल को देते हुए कहता है, बरा करम, आप ये किताब पढ़ें। प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ, ये नाबीना लोगों के लिए है। श्रीकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही फर्क है। जिस तरह से आप ये किताब नहीं पढ़ सकते, मैं आपकी किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब इम्तिहान की बात आती है तो मैं उसे पास कर सकता हूँ। थरीसा उसकी हिमायत करती है, साइंस की तालीम हासिल करने के अपने हक के लिए जोश से बहस करती है। इस वक्त मुखालिफ वकील ने तंज किया, न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखकर कशिश शक्ल दरियाफ्त की। अगर वो अंधा होता तो कभी दरियाफ्त न होता। फौरी तौर पर श्रीकांत ने कलम उठाया और इसे फर्श पर गिरा दिया। मैं नहीं देख सकता, वो कहता है, लेकिन आप सब देख सकते हैं। मुझे बताओ, इसके गिरने का सही दौरानिया क्या था? गिरते वक्त उसकी रफ्तार क्या थी? कोई जवाब नहीं देता। श्रीकांत आगे कहते हैं, इस कलम का वजन इतना है, मैंने इसे इस बुलंदी से गिराया है, इसे जमीन तक पहुंचने में तकरीबन आधा सेकंड लगना चाहिए। फिर वो गिरने की दुरुस्त रफ्तार बताता है और मजीद कहता है, अगर आप चाहें तो आप इसे गूगल पर देख सकते हैं। वो चेक करते हैं और उसने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखकर जज बहुत मुतासिर हुआ और श्रीकांत को साइंस ग्रुप में जाने की इजाजत दे दी। बाद में श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ब्लाइंड क्रिकेट की मशक भी की। वो अपने इम्तिहानात पूरे एतमाद के साथ लिखता है और जिस तरह थरीसा ने पेशगोई की थी, वो अपनी क्लास का टॉपर बन जाता है। इसके बाद वो जज से दोबारा मिलते हैं। जज मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वाकई फख्र है कि मैंने तुम जैसे शख्स को मौका दिया। इसी दौरान जज को फोन आया। कॉल के दौरान वो लीड इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, मुझे सिफारिशात एहसानात के लिए ना बुलाएं, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको मौका मिलेगा। ये सुनकर श्रीकांत ने जज से पूछा कि लीड इंडिया मूवमेंट क्या है। जज बताते हैं, हमारे साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने ये पहल शुरू की थी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुल्क भर के होनहार तलबा हिस्सा ले सकते हैं और उनसे बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। श्रीकांत फिर कहते हैं, अगर कोई मौका है और अगर आपको यकीन है कि मेरे पास टैलेंट है तो मुझे हिस्सा लेने का मौका दें। इसकी सलाहियत को तस्लीम करते हुए जज उसे हिंदुस्तान की क़ियादत की तहरीक के लिए मुंतखब करने में मदद करता है। तकरीब के दौरान तलबा को खुद सदर अब्दुल कलाम सर से बातचीत करने का मौका मिलता है। सदर हर तालिब इल्म से पूछता है, तुम मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो? एक एक करके तलबा जवाब देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर। लेकिन जब श्रीकांत की बारी आती है तो वो बड़े एतमाद से कहते हैं, मैं अंधा हूँ और मैं हिंदुस्तान का पहला नाबीना सदर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर अपने जवाब से हैरान रह गए। जैसे ही माइक्रोफोन अगले तालिब इल्म के पास जाता है, कलाम साहब ने उन्हें रोका और कहा, माइक से वापस दो। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, मुझे ऐसे मुतासिर कुन जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं आपके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। बाद में श्रीकांत के स्कूल में रियासती टॉपर बनने पर इसके एजाज के लिए एक तरीफी तकरीब मुनक्किद की जाती है। तकरीब के दौरान प्रिंसिपल ने फख्र से ऐलान किया, मैं ही वो था जिसने अदालत में श्रीकांत के लिए लड़ा था। ये सुनकर श्रीकांत की टीचर थरीसा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि प्रिंसिपल झूठा क्रेडिट ले रही है। श्रीकांत नाराज हो जाता है, लेकिन थरीसा ने इसे पुरसुकून करते हुए नरमी से कहा, दलाइल मत करो श्रीकांत, यहाँ हीरो बनने की कोशिश ना करो।
बाज़ औक़ात हमें झूठे बयानात को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब प्रिंसिपल श्रीकांत को इनाम देने वाले हैं तो वो इसे रोकते हैं और कहते हैं, मेरे बचपन से ही मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे आज जो हूँ वो बना दिया, तो बराए मेहरबानी ये इनाम मेरे उस्ताद को दें। सामीन तालियां बजाते हैं। श्रीकांत थरीसा की तरफ मुड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा मैडम, मैं इस कहानी का हीरो हूँ। कुछ अरसे के बाद एक कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनाई गई जो कि बाकायदा वर्ल्ड कप की तरह लेकिन बसारत से महरूम खिलाड़ियों के लिए। श्रीकांत ने गैर मामूली तौर पर अच्छा खेला और उन्हें हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। एक दिन जब वो बस में अपने गांव वापस आ रहा था, वो महेश के पास बैठा, वो लड़का जो उसे स्कूल में बदमाश करता था। महेश ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे श्रीकांत, तुम कैसे हो? शहर में काम कर रहे हो या भीख मांग रहे हो? चंद लम्हों बाद कंडक्टर टिकट का किराया लेने आया। टिकट की कीमत 3 रुपए थी, लेकिन महेश के सिर्फ 2 थे। ये जानकर श्रीकांत ने खामोशी से उसे 1 रुपया दे दिया। अब वही महेश जिसने कभी इसका मजाक उड़ाया था, इससे पैसे लेने पड़े। असली भिखारी का इंकिशाफ हुआ। जब श्रीकांत घर पहुंचे तो इसके वालिदैन ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया। इसने फख्र के साथ अपने वालिद को एक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की टी-शर्ट दी जिसमें उनके नाम की छपी हुई थी। बाप की आंखें खुशी से भर आईं। वो सीधा शराब की दुकान पर गया, लेकिन इस बार 1/4 मांगने के बजाय इसने पूरी बोतल मांगी और फख्र से चलाकर कहा, मेरा बेटा हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने जा रहा है। ये सुनकर उसकी वालिदा बेहद मुतासिर हुई और खुशी के आंसू रोने लगी। श्रीकांत ने टीम के साथ सख्त प्रैक्टिस जारी रखी और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसे टीचर थरीसा का फोन नहीं मिला। इसने इसे याद दिलाया कि इसका अगला मरहला कॉलेज था। श्रीकांत IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहता था, लेकिन इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई क्योंकि वो नाबीना था। थरीसा ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा अदालत जाना चाहिए? लेकिन श्रीकांत ने आहिस्तगी से कहा, नहीं मैडम, जब भी हम अदालत जाते हैं इसमें बहुत वक्त लगता है। मैं अपने आप को साबित करने में अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। क्या कोई और रास्ता है? थरीसा ने एक लम्हे के लिए सोचा और मशवरा दिया, अब बैरून मुल्क कॉलेजों में अप्लाई क्यों नहीं करते? गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां हर एक तालिब इल्म का ख्याल रखती हैं। यहाँ तक कि वो नाबीना तलबा के लिए खुसूसी मुतालियाती मवाद भी तैयार करती हैं। श्रीकांत ने इत्तेफाक किया और इससे कहा, बैरून मुल्क की तमाम आला यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें। थरीसा ने फिर वजाहत की, एक मसला है, अगर आप पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाते हैं तो आप हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलना जारी नहीं रख सकते, आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। बगैर किसी हिचकिचाहट के श्रीकांत ने जवाब दिया, अगर हिंदुस्तानी कॉलेज मुझे नहीं चाहते तो मुझे ये हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम नहीं चाहिए। इसने अपनी जर्सी वापस कर दी और टीम को छोड़ दिया। इसने वीडियो कॉल्स के जरिए कई इंटरव्यूज में शिरकत करना शुरू की। इसके एतमाद और जहानत को देखकर सब हैरान रह गए। इसने हर सवाल का रवानी से जवाब दिया और जल्द ही इसे MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले की पेशकश की गई, जो दुनिया की सबसे बावकार यूनिवर्सिटियों में से एक है, जहां करोड़पति भी अतियात के जरिए सीट नहीं खरीद सकते। वो तलबा का इंतखाब खालिसतना टैलेंट की बुनियाद पर करते हैं। अगरचे श्रीकांत को कबूल कर लिया गया था, लेकिन वो परवाज कयामा रहने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस जब चीजें नामुमकिन नजर आएं, एक निजी इदारे ने उसकी सलाहियतों को पहचाना और उसके तमाम अखराजात अदा करने पर रजामंदी जाहिर की। रवानगी के दिन टीचर थरीसा में उनके साथ हवाई अड्डे पर थी। अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करते हुए इसने तंजिया अंदाज में कहा, अब जाओ, यहाँ से मैं अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, उस्ताद, मैं अंधा हो सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि जब कोई रो रहा हो तो मैं महसूस कर सकता हूँ। थरीसा मजीद अपने आंसू रोक ना सकी। ताहम मुख्तलिफ माजूर अफराद के लिए जिंदगी हमेशा हमवार नहीं होती। हवाई अड्डे पर एक और मसला इसका मुंतजिर था।
फ्लाइट में सवार होने के दौरान एयरलाइन के अमले के एक रुक ने उसे रोकते हुए कहा, सर, कवायद के मुताबिक नाबीना मुसाफिरों के लिए एक अटेंडेंट होना जरूरी है। श्रीकांत ने दरख्वास्त की, मैं आखिरी वक्त में किसी को कैसे तरतीब दे सकता हूँ? मुझे दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक में शामिल होना है। बराकरम मुझे इजाजत दें। लेकिन अमले ने इनकार कर दिया और उसका टिकट और पासपोर्ट वापस कर दिया। किसी और चारा के बगैर श्रीकांत कतार में खड़े मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा कि क्या कोई इसकी जमानत दे सकता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। वो मायूसी के आलम में इंतजारगाह में बैठ गया। बहुत से लोगों ने हार मान ली होगी, शिकायत दर्ज करवाई होगी और घर चले गए होंगे, लेकिन श्रीकांत नहीं। उसने देखा कि वेटिंग एरिया में सीटें हवाई जहाज के अंदर सीटों की तरह तरतीब दी गई थीं। हवाई अड्डे पर आने से पहले इसने हवाई जहाज के लेआउट यानी सीट का इंतजाम, इमरजेंसी से बाहर निकलने और यहाँ तक कि एयर होस्टेस के लिए कॉल के बटन की जगह का भी अच्छी तरह से मुताला किया था। वो खड़ा हुआ और अदाकारी करने लगा। वो नशिस्तों की कतारों के दरमियान से चलता हुआ बिल्कुल इस तरफ इशारा किया कि वो कहाँ बैठेगा और अमले से कहा, देखो, मैं इस तरह सवार होकर अपनी नशिस्त तलाश करूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत क्यों है? अमला हैरान रह गया। जब उसने दोबारा उसूल समझाने की कोशिश की तो करीब ही खड़ी एक खातून ने अंदर आकर कहा, जनाब, अब मेरी सीट ब्लॉक कर रहे हैं, बराकरम हरकत करे ताकि मैं बैठ सकूं। इसने अपना ताउन जाहिर करने के लिए श्रीकांत के साथ ताउन किया। आसपास देखने वाले लोग इसके एतमाद से मुतासिर होकर तालियां बजाने लगे। अमले ने लम्हा बा लम्हा हरकत करते हुए आखिरकार उसे परवाज में सवार होने की इजाजत दे दी। श्रीकांत बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए और MIT में शमूलियत इख्तियार की। अपने पहले दिन इसे एहसास हुआ कि वो पूरे कॉलेज में वाहिद नाबीना तालिब इल्म है। इसके बावजूद इदारे ने उनकी तमाम निसाबी किताबें बरेल और खुसूसी काबिल रसाई फॉर्मेट्स में पहले ही तैयार कर रखी थी। न सिर्फ कॉलेज में, यहाँ तक कि शहर के बुनियादी ढांचे ने भी इसे हैरान कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स पर नाबीना अफराद के लिए खुसूसी बटन थे। एक को दबाने से रोशनी सुर्ख हो जाएगी, ट्रैफिक रुक जाएगी ताकि बसारत से महरूम पैदल चलने वाले महफूज तरीके से गुजर सकी। MIT में तलबा दोस्ताना और मुआविन थे। श्रीकांत ने 2 करीबी दोस्त बनाए और उनके साथ रेस और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने का लुत्फ उठाया। एक दिन इसने 20 बाल के बल्ले को देखा और पूछा, ये क्या है? इसके दोस्तों ने हंसकर खेल की वजाहत की। मजाक करते हुए उन्होंने कहा, हमें मत बताएं कि आप अब 20 बाल खेलने जा रहे हैं। लेकिन श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मैं खेलूंगा। जल्द ही वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। 20 बाल कोच ने इसे देखा और कहा, मुझे अपनी टीम में अब जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है। उधर भारत में सवाती नामी नौजवान खातून चर्च में नमाज पढ़ रही थी। उसने एक गैर मुल्की मैगजीन ने एक मजमून पढ़ा जिसके सरवरक पर श्रीकांत की कहानी थी। इसकी कामयाबियों और शख्सियत से दिल की गहराइयों से मुतासिर होकर उसने इस पर प्यार पैदा किया। मुतजस्सिस, इसने इसका नाम ऑनलाइन तलाश किया, इसका राब्ता पाया और इसे दोस्ती की दरख्वास्त भेजी। जब श्रीकांत के दोस्तों ने यह दरख्वास्त देखी तो उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे, आपको एक खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़के की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है, क्या हम उसे कबूल कर लें? श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इसके बारे में मजीद जान लो। इस बात की तस्दीक करने के बाद कि वो हकीकी है, उसने दरख्वास्त कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। इसके फोन में एक खास खुसूसियत थी जो बुलंद आवाज में पैगामात पढ़ती थी, इसलिए इसने इसके साथ चैटिंग शुरू की। इनकी गुफ्तगू में कसरत और दिल आवेज इजाफा हुआ। जब श्रीकांत ने पूछा कि वो उन्हें कैसे जानती हैं तो सवाती ने जवाब दिया, मैंने एक मैगजीन में आपकी कहानी पढ़ी और हुकूमत के खिलाफ आपके केस के बारे में भी। मैं वाकई मुतासिर हूँ। एक दिन उसने मैसेज किया, मैं आला तालीम के लिए आपके मुल्क आ रही हूँ। श्रीकांत पुरजोश था। अगरचे इसका कॉलेज इससे बहुत दूर था, लेकिन इसे देखने के लिए तवील सफर करने में कोई एतराज नहीं था। सवाती आती, इसे उठाती और उसके साथ शहर की सैर करती।
लोग उसकी सलाहियतों को देखकर हैरान रह गए और उसके साथ तस्वीर बनवाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उन्होंने एक साथ रक्स किया और एक दिन स्वाति ने उसे बोसा भी दिया। श्रीकांत को भी प्यार मिल गया था। बाद अज़ां उसने कॉलेज के टॉपर के तौर पर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और आला आलमी कंपनियों से भारी तनख्वाहों के साथ मुलाजमत की मुताद्दिद पेशकशें मौसूल हुईं। पुरजोश इसने टीचर थरीसा को खबर शेयर करने के लिए फ़ोन किया। इसने इसे मुबारकबाद दी और पूछा, क्या आप हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहते? श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं क्यों करूं, मैडम। मेरे पास यहाँ तमाम सहूलियात हैं और बड़ी तनख्वाह है। मैं यही सुकूनत इख्तियार करूंगा। अगरचे वो थोड़ा सा उदास था, थरीसा को अब भी इस पर फख्र था। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड स्वाति ने कहा, अगर आप यहाँ आबाद हो जाएंगे तो आप सिर्फ एक और शख्स होंगे जिसने इसका ख्वाब पूरा किया। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान वापस जाएंगे तो आप जैसे बहुत से लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। इसके बारे में सोचें। इसकी बातों ने उसे गहरा असर किया। इस पर सोचने के बाद श्रीकांत ने अपनी तमाम मुलाजमत की पेशकशों को ठुकरा दिया और हिंदुस्तान वापस आने का फैसला किया। जब वो वापस आया तो इसने सोचा कि आगे इसे क्या करना चाहिए। उसने अपने जैसे लोगों की मदद करने का फैसला किया, नाबीना अफराद जो कंप्यूटर का मुताला और सीखना चाहते थे। चूँकि नाबीना अफराद के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किए गए थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया। जब उसने और थरीसा ने एक जगह किराए पर लेने के बारे में इस्तिफसार किया तो ब्रोकर ने बहुत ज्यादा रकम बताई। इसके बाद थरीसा ने सेंटर शुरू करने के लिए अपने घर की छत इस्तेमाल करने का फैसला किया। श्रीकांत ने मजाक में कहा, मैं इसका नाम श्रीकांत कंप्यूटर सेंटर रखने जा रहा हूँ, और थरीसा ने हंसते हुए कहा, मैंने आपको आइडिया और जगह दी थी, लेकिन मेरा नाम वहाँ नहीं होगा। आखिरकार श्रीकांत ने इसके बजाय थरीसा का नाम साइन बोर्ड पर डाल दिया। पहले तो बहुत से तालिब इल्म सीखने आए, लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ 2 ही रह गए। अगरचे उन्होंने सख्त तालीम हासिल की, फिर भी मुआशरे ने उनके अंधेपन की वजह से उन्हें कबूल नहीं किया। ये देखकर थरीसा ने कहा, हमें नाबीना अफराद के लिए नौकरियां पैदा करना होंगी। श्रीकांत ने इत्तेफाक किया, ठीक है, फिर एक कंपनी शुरू करें। एक खुसूसी तकरीब के दौरान इंतजामिया ने श्रीकांत को सरप्राइज गेस्ट के तौर पर मदऊ किया, क्योंकि वो जानते थे कि अब्दुल कलाम सर उनकी तारीफ करते हैं। कलाम सर ने उन्हें देखा तो गर्मजोशी से मुस्कराए और उन्हें स्टेज पर बुलाया। हाजरीन से खिताब करते हुए डॉक्टर कलाम सर ने फखरिया अंदाज में कहा, मैं इस नौजवान से बरसों पहले मिला था। इस वक्त उसने मुझे बताया कि वो हिंदुस्तान का पहला नाबीना सदर बनना चाहता है। मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में बीनाई नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उनके अंदर की बीनाई देखी है। वो हिंदुस्तान का हकीकी हीरो है। इसके पास बैठे श्रीकांत ने खामोशी से कहा, मैं अब हीरो नहीं हूँ जनाब, अब मुझे कचरा लगता है। कलाम सर ने तशवीश से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? श्रीकांत ने अफसोस के साथ वजाहत करते हुए कहा, मैं बहुत सी कंपनियों के पास गया कि वो नाबीना अफराद को मुलाजमत पर रखें, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। मैंने बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने का एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया, लेकिन छोटे सप्लायर्स ने हमारी मसनूआत को मुस्तरद कर दिया क्योंकि हम नाबीना हैं। बड़ी कंपनियां बड़े ऑर्डर देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत नहीं है। कलाम साहिब ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, मैं आपको आपकी कंपनी शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपका अकेला सरमायाकार नहीं बन सकता। दूसरों को तलाश करें और मैं अपनी बचत में हिस्सा डाल दूंगा। बस मुझसे वादा करें कि आप लोगों की भलाई करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हो, अच्छा करो। उनकी बातों से हौसला पाकर श्रीकांत ने सरमायाकारों से मिलना शुरू किया। आखिरकार इसकी मुलाकात महंद्रान नामी एक अमीर ताजिर से हुई, जो सरमायाकारी के लिए एक बामानी प्रोजेक्ट की तलाश में था। महंद्रान ने इससे महज शाइस्तगी के साथ मुलाकात की, लेकिन बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने के बारे में उसका ख्याल सुनकर खत्म हो गया। महंद्रान ने पूछा, क्या तुमने इस पर सही तहकीक की है? श्रीकांत ने एतमाद से जवाब दिया, जी जनाब, हमने तमाम जरूरी तहकीक कर ली है और ये कामयाब है।
क्या हिंदुस्तान में आपका कोई सरमायाकार है? महेंद्र ने पूछा। हाँ, श्रीकांत ने कहा। दर हकीकत एक शख्स ने मुझे पहले ही एक चेक दिया है, इसकी जिंदगी भर की 25 लाख की बचत। वो कौन है? महेंद्र ने तजस्सुस से पूछा। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, हमारे साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। ये सुनकर महंदुरान हक्का बका रह गया। इसके एतमाद से मुतासिर होकर उसने सरमायाकारी करने का फैसला किया और प्लान के बारे में पूछा। श्रीकांत ने इसे एक पुरानी लावारिस फैक्ट्री दिखाई और बताया कि वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर एक मशीन शुरू की, श्रीकांत ने फौरन आवाज सुनकर एक मसला की निशानदेही की। इसकी नफासत से हैरान हुए मोहनदरन हंस पड़े जब श्रीकांत ने इसे यहाँ तक कहा, आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर तब्दील नहीं किया गया है। महंदुरान ने पूछा, आपको कितनी सरमायाकारी की जरूरत है? श्रीकांत ने इत्तेफाक से जवाब दिया, सिर्फ 4 करोड़। सदमे से मोहनदरन ने अचानक ब्रेक मारी। इसी लम्हे चंद अंधे भिखारी पैसे मांगते हुए गाड़ी के करीब पहुंचे। जब महंदुरान 10 रुपए देने ही वाले थे, श्रीकांत ने से रोका, नोट ले लिया और उनसे कहा, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? भिखारी खुशी से मान गए। श्रीकांत फिर मोहनदरन की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आपने मुझे 10 रुपए पहले ही दे दिए हैं, तो आप मुझे बाकी 3,99,99,990 रुपए कब देंगे? महंदुरान फिर से दंग रह गया, न सिर्फ अपनी अक्ल से बल्कि अपने एतमाद से। उन्होंने मिलकर कंपनी शुरू की, जिसमें नाबीना और नॉर्मल दोनों अफराद को मुलाजमत दी गई 50%। यह तमाम सरमायाकारों के लिए श्रीकांत की वाहिद शर्त थी और जिन्होंने इसे कबूल किया उनका खैर मकदम किया गया। कंपनी ने तेजी से तरक्की करना शुरू की, बड़े ऑर्डर्स मौसूल हुए और अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन जल्द ही एक मसला खड़ा हो गया। हुकूमत ने उनकी फैक्ट्री की बिजली काट दी। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि इमारत के साबिका मालिक ने बिजली के बिल अदा न किए थे और सूद के साथ अब कल 125 करोड़ रुपए बनते हैं। उन्होंने अफसर से इस्तेदलाल करने की कोशिश की, लेकिन इसने इसरार किया, आपको रकम अदा करनी होगी। जब यह बहस हो रही थी, दफ्तर के अमले का एक रुकन काफी लेकर आया और श्रीकांत को पहचान लिया। आंखों में आंसू भरते हुए इसने कहा, जनाब, आप यहाँ क्यों हैं? मेरा बेटा भी नाबीना है, वो साइंस पढ़ना चाहता था और आपकी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की वजह से अब वो इसे पढ़ने के काबिल हुआ है। शुक्रिया जनाब, आप हमारे लिए खुदा की तरह हैं। यह देखकर अफसर को एहसास हुआ कि श्रीकांत क्या अच्छा काम कर रहा है। उसने नरमी से कहा, मैं आपको अदायगी को क्लियर करने के लिए 1 साल का वक्त दूंगा और मैं तमाम जुर्माने के सूद को भी मनसूख कर दूंगा। ये आपकी कंपनी की गलती नहीं थी, ये पुराने मालिक की गलती थी। इसमें श्रीकांत और मोहनदरन खुश थे। श्रीकांत और मोहनदरन ने और भी मेहनत की। अज़्म और ईमानदारी के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया और आखिरकार तमाम कर्जों का तस्फिया करते हुए पूरी रकम वापस कर दी। जैसे जैसे श्रीकांत मशहूर हुए, अखबारी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू करने आए। थरीसा ने यह भी बताया कि उन्होंने इस सतह तक पहुंचने के लिए किस तरह जिदोजहद की थी। इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने मोहनदरन की तारीफ की, अगरचे ये आइडिया श्रीकांत का था, लेकिन आप इसमें सरमायाकारी करके हकीकी हीरो बन गए। इसी वक्त महंदुरान को एक फौरी फोन आया और वो वहां से चला गया। श्रीकांत इससे बेखबर परेशान हुआ कि महंदुरान ने रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दिया। दरियासना महेश, जिसने स्कूल के दिनों में श्रीकांत को गुंडागर्दी की थी, नौकरी के लिए दरखास्त देने आया। श्रीकांत ने प्रेसनामा निगारों के सामने उनका तारुफ कराया। बाद में अमले ने पूछा, हम महेश को क्या नौकरी दें? गुस्से से भरे श्रीकांत ने कहा, इसके यहाँ कोई काम नहीं है। इसे बताओ, मैं खैरात नहीं कर सकता। मोहनदरन समेत सभी ने महसूस किया कि श्रीकांत मगरूर हो गया है। महंदुरान और थरीसा ने इससे पूछा, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उसने आपको स्कूल में 2 बार डराया, लेकिन अब वो बदल गया है। श्रीकांत ने जवाब दिया, ये काफी नहीं है।
उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे गलत काम किए हैं। श्रीकांत सोचने लगा कि चूंकि महंद्रान वाहिद सरमायाकार था, इसलिए सबने उसकी तारीफ की। उसने महसूस किया कि अगर वो मजीद सरमायाकार लाए तो महंद्रान बहुत से लोगों में से एक बन जाएगा और श्रीकांत खुद हीरो के तौर पर नजर आएंगे। तो श्रीकांत ने कहा, हमें फौरी तौर पर एक और कंपनी शुरू करने की जरूरत है। महंद्रान ने इसे मशवरा दिया, जल्दी किया है। हमारी मौजूदा कंपनी अब भी तरक्की कर रही है, इसे कम से कम 1 साल तक तरक्की करने दो। लेकिन श्रीकांत ने इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास पहले से ही एक सरमायाकार है। इन दोनों की मुलाकात रेड्डी से हुई, जिसने श्रीकांत को कई करोड़ कर्ज दिए और अपनी पुरानी फैक्ट्री दे दी, इस बात पर भरोसा किया कि श्रीकांत 6 माह के अंदर रकम वापस कर देगा। इसी दौरान श्रीकांत का आशिक हिंदुस्तान वापस आ गया। सब ने दोबारा मिलकर नई कंपनी शुरू की। श्रीकांत ने अपने वालिदैन के लिए घर बनाने का भी फैसला किया। भूमि पूजा के दौरान उनके वालिद को याद आया कि किस तरह उन्होंने एक बार उन्हें इसी गड्ढे में दफनाने की कोशिश की थी। याद ने इसे जज्बाती और पशेमान बना दिया। सवाती ने इसे एक खास घड़ी तोहफे में दी जो छूकर वक्त बता सकती थी। बाद में जब वो सब महंद्रान के घर काफी पी रहे थे, खबरों ने ऐलान किया कि साल का बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड अंबानी को दिया गया है। महंद्रन ने इत्तेफाक से कहा, हमें इस तरह के अवार्ड नहीं मिल सकते। फखर से भरे श्रीकांत ने जवाब दिया, हो सकता है आपको वो अवार्ड ना मिले, लेकिन मैं जरूर दूंगा। महंद्रन ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन श्रीकांत ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि नाबीना लोग इस तरह के अवार्ड्स के अहल नहीं हैं? इसके रवैये में तब्दीली पर सबको दुख हुआ। अचानक श्रीकांत ने सवाती से कहा, आओ हमें एयरपोर्ट जाना है। सवाती ने कहा, कम से कम काफी तो खत्म करो। लेकिन श्रीकांत ने चीख कर कहा, क्यों? क्या वो हवाई अड्डे पर काफी नहीं पेश करते? ये देखकर महंद्रान को तकलीफ हुई। एयरपोर्ट जाते हुए सवाती ने उन्हें मशवरा दिया, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के अच्छे लोगों को मत खोएं जो आपका हकीकी ख्याल रखते हैं। बाद में एक वजीर ने श्रीकांत से मुलाकात की, उनकी तरक्की की तारीफ की और चले गए। महंद्रन ने मशवरा दिया, सियासत को कारोबार के साथ न मिलाया जाए। श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वजीर के ताउन से हम तेजी से तरक्की कर सकते हैं। महंद्रन ने कहा, अब तक आप अच्छे ख्यालात के साथ एक अच्छे रास्ते पर चल चुके हैं, लेकिन अब आप शॉर्टकट्स का पीछा कर रहे हैं। श्रीकांत ने जवाब दिया, मेरी तरक्की से हसद न करो। कभी कभी हमें हिंदुस्तान में तेजी से तरक्की करने के लिए शॉर्टकट्स का सहारा लेना पड़ता है। 6 माह के बाद रेड्डी ने श्रीकांत को फोन किया, लेकिन उसने कॉलों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद रेड्डी ने महंद्रन से राब्ता किया और श्रीकांत के बारे में पूछा। जब महंद्रन ने इसका सामना किया तो श्रीकांत ने फोन पर रेड्डी से कहा, अगर तुम मुझ पर उसी तरह दबाव डालते रहे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और वजह के तौर पर तुम्हारा नाम बताऊंगा। ये सुनकर महंद्रन चौंक गया और थरीसा को इत्तला दी। इस दौरान वजीर ने श्रीकांत को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया। रेड्डी भी श्रीकांत की फैक्ट्री में आया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने श्रीकांत के हुक्म पर अमल करते हुए उसे अंदर जाने से इनकार कर दिया। रेड्डी ने चीख कर कहा, ये मेरी कंपनी है, मैंने इसमें सरमायाकारी की है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? गार्ड्स ने श्रीकांत को बुलाया, जिसने कॉल काट कर वजीर को इत्तला दी। वजीर ने मकामी पुलिस को रेड्डी को रोकने की हिदायत दी। जल्द ही महंद्रन पहुंच गया, पुलिस को रोका, रेड्डी को अंदर ले गया और उससे सब्र करने पर राजी किया। इसने श्रीकांत को फोन किया और रेड्डी से मुआफी मांगने पर जोर दिया। अगरचे थरीसा ने इसके साथ इस्तेदलाल करने की कोशिश की, उसने अफसोस से कहा, वो मुआफी नहीं मांगेगा। वो सारी जिंदगी जिदोजहद करते हुए पला बढ़ा है, वो नहीं जानता कि असल में कौन परवाह करता है। बाद में थरीसा ने श्रीकांत से मुलाकात की और मशवरा दिया, आपका दोस्त ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वाकई आपका ख्याल रखता है। लेकिन श्रीकांत ने कहा, अब से मैं किसी की परवाह नहीं चाहता, यहाँ तक कि आपकी भी नहीं। जैसे ही इसने जाने का बहाना किया, इसने इसके सामने एक कुर्सी खिसकाई, जिससे वो ट्रिप कर गया।
उसने आहिस्तगी से कहा, अगर आप मदद नहीं चाहते हैं, तब भी जो लोग आपकी परवाह करते हैं वो हमेशा आपकी मदद के लिए आएंगे। तकब्बुर की वजह से अपने आप को तबाह ना करें। अपने पुराने नफस की तरफ लूट आओ। यह रवैया आपके मुवाफिक नहीं है। श्रीकांत ने इसकी बातों को दिल में ले लिया। इसके बाद वजीर ने श्रीकांत को बड़े एहतराम के साथ मदऊ किया और उसने इसे अगले इलेक्शन में लड़ने के लिए एक सीट की पेशकश की। श्रीकांत ने पूछा, क्या आप मुझे ये मौका मेरी काबिलियत और कामयाबी की वजह से दे रहे हैं, या इसलिए कि आपको मेरे अंधेपन की हमदर्दी की वजह से वोट मिलेगा? वजीर ने जवाब दिया कि मैं बहुत से कामयाब ताजिरों को जानता हूँ, लेकिन आपके अंधेपन की वजह से आपको ये मौका दे रहा हूँ। श्रीकांत ने मजबूती से कहा, अगर आप मेरे अंधेपन की वजह से ये पेशकश कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो वजीर ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रीकांत ने जवाब दिया, नहीं, मैं अब अपना रास्ता साफ जानता हूँ, मैं खुद जाऊंगा। से थरीसा और महंद्रान के साथ अपना खूबसूरत माजी याद आया। वो सबसे पहले थरीसा के पास गया, रोता हुआ, और मुआफी मांगी। इसने इसे गिले लगाया और तसल्ली दी। फिर महंद्रान से मिला और माजरत की। मजाक में महंद्रान ने कहा, मैं आपको सुन नहीं सकता, और श्रीकांत ने चलाया, मुझे अफसोस है। वो दोनों हंसते हुए गिले लग गए। इसके बाद वो रेडी से मिले और सूद के साथ पूरी रकम वापस कर दी। उन्होंने अपनी कंपनी के हिस्से टाटा को अच्छी कीमत पर बेच दिए थे। जैसे ही श्रीकांत एक बार फिर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए, उन्हें एक खास जुमरे में बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया। अवार्ड वसूल करते हुए श्रीकांत ने कहा, अगरचे मैं अंधा हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं अपने ख्वाब देख सकता हूँ। अब में से बहुत से लोगों को मेरे जैसे लोगों को देखकर तरस आता है, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे बहुत से बच्चे रहम के हाथों मारे गए, लेकिन मेरे वालिदैन ने ऐसा नहीं किया। मैं अपने उस्ताद थरीसा, मेहरान और मेरी दोस्त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से स्टेज तक पहुँचाया। आजिज़ाना तौर पर पर्दे के पीछे रहे, जिन्होंने मुझे हमेशा सही मशवरा दिया, और ये अवार्ड जीतना टीचर थरीसा और मेरे दोस्त महंद्रान जैसे लोगों की तारीफ करना है, जो कि भारत में सिर्फ 9% लोग हैं। ये अवार्ड मेरा ख्वाब था, लेकिन इसका क्या मतलब है कि कारोबार आइडियाज के बारे में है और आपको मेरी प्रतिभा से परखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं एक आम जुमरा के अवार्ड के काबिल हूँ, तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। श्रीकांत ने एहतराम के साथ अवार्ड वापस कर दिया। आखिर में असली अब्दुल कलाम साहिब को स्टेज पर श्रीकांत के बारे में बात करते हुए दिखाया गया। कहानी का इख्तिताम असली हीरो श्रीकांत को दिखाकर हुआ कि वो मैगजीन 30 सबसे बड़े बिजनेसमैन अंडर 30 में शामिल थे। उन्होंने बैरून मुल्क बढ़ते हुए बिजनेसमैन का अवार्ड भी हासिल किया था, और फिर भी उनका आखिरी ख्वाब बाकी रह गया था, एक दिन सदर बनना। तमाम श्रीकांत हमेशा एक बराबर मौका चाहते थे। वो कभी रहम नहीं चाहता था, सिर्फ अपने आप को साबित करने का मौका, जिससे वो कामयाब हुआ। थरीसा का किरदार अदाकारा ज्योतिका ने हकीकी जिंदगी में अदा किया था। ज्योतिका और उनके शौहर सूर्या मशहूर भारतीय अदाकार हैं। शोहरत से हटकर उन्होंने आग्राम फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो पसमानदा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करती है। इनमें से बहुत से तलबा अब बैरून मुल्क आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, बतौर डॉक्टर, इंजीनियर और असातिज़ा एक ही फाउंडेशन में। दुनिया भर में लोग अपने मिशन की हिमायत के लिए चंदा देते हैं, गरीबों को तालीम के जरिए कामयाबी हासिल करने में मदद करते हैं। सूर्या और ज्योतिका पर पुख्ता यकीन है कि तालीम ही वाहिद हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है।